दंत, दंत्य वर्ण। ठीक है, दंतव्य भी बोलते हैं, दंत भी बोलते हैं और दंत्य भी बोलते हैं। ठीक है, इनको लिख लो। देखिए व्यंजनों का जो हम वर्गीकरण देख रहे हैं, किसका वर्गीकरण देख रहे हैं? व्यंजनों का। ध्यान दे भैया, किसका वर्गीकरण है? व्यंजनों का। व्यंजनों का वर्गीकरण में ये र ल व क्या है? अंतस्थ वर्ण। और स है क्या है? ऊष्म वर्ण। इसके बाद में देखो ये वाला स है वो कौन सा है? तालव्य। ये कौन सा है? मूर्धन्य। और ये कौन सा है? दंत्य। ठीक है, स अगर क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेंगे? निम्नलिखित में से तीनों से दे देंगे। मूर्धन्य वर्ण कौन सा है? कौन सा है? श। ठीक है, अब आगे देखो उच्चारण स्थान के आधार पर। किसके आधार पर? उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों को कितने भागों में बांट दिया? 5 भागों में। किसके स्थान पर बांटा है ये? उच्चारण। यानी कौन कौन से वर्णों का उच्चारण कहाँ कहाँ से होता है, तो उनको कितने भागों में बांट दिया? 5 भागों में। कितने भागों में? 5। सबसे पहले क्या है? कंठ है। सबसे पहले क्या है? कंठ। कंठ के बाद में कल मैंने आपको बताया था कि पहले कंठ और कंठ के बाद में क्या आती है? तालु। यानी काकल्य भी है जिसका है उच्चारण मानते हैं। इसके बाद में क्या आता है? तालु। तालु आपको समझाया था कल। तालु क्या होता है? जैसे ही हम जीभ को पीछे की तरफ लेकर जाते हैं, जहां पर हड्डी नहीं है और बिल्कुल कोमल स्थान है, उसको क्या बोलते हैं? तालु बोलते हैं। उसके बाद में जैसे ही हम आगे आएंगे तो दांतों के जस्ट पीछे लाइन सी बनी हुई है, वो क्या है? मूर्धा है। फिर बाद में उसके बाद में क्या आ जाता है? दांत। और उसके बाद में क्या आ जाते हैं? होठ आता है। ठीक है, ओष्ठ। तो इस प्रकार से उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों को कितने भागों में बांट दिया? 5 भागों में। अगर क्वेश्चन आए कि उच्चारण स्थान के आधार पर, यानी जिन वर्णों का उच्चारण हम करते हैं और वो जिस स्थान से टच करते हैं, जीभ जिस स्थान को टच करेगी ना, जैसे किसी भी वर्ण का उच्चारण किया और उच्चारण करते समय जीभ जिस स्थान को टच करती है उसी स्थान का क्या लिख देंगे अपन? नाम। जैसे सबसे पहले क्या है? कंठ। कंठ के बाद में क्या है? तालु। फिर इसके बाद में क्या है? मूर्धा। और इसके बाद में क्या है? दंत। और फिर इसके बाद में क्या है? ओष्ठ। ठीक है, इस प्रकार से कितने भागों में बांट दिया? 5 में। कितने भागों में? 5 में। ये याद हो गया क्या? देखो उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों को कितने भागों में बांटा? 5 में। कितने भागों में? 5 में। सबसे पहला कौन सा है? कंठ। फिर कौन सा है? फिर कौन सा है? मूर्धा। और फिर ओष्ठ। अब देखो इसको उतार लिया, इसको लिखते हैं अपन। अंतस्थ वर्ण कौन से हैं? अंतस्थ वर्ण, हाँ, बताओ। और ऊष्म वर्ण, ये तो दिख रहा है इसमें, बिना देखे बोलो, बिना देखे बोलो। ऊष्म वर्ण कौन से? और अंतस्थ वर्ण? अब देखो संयुक्त वर्ण। कौन से वर्ण? संयुक्त। संयुक्त वर्ण लिख लो। संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण कौन कौन से हैं भैया? अक्षय, त्रय और ज्ञ। और क्या है? श्रय। ठीक है, क्या है? श्रय। ये ध है ना, ये भी किस में आएगा? जैसे अपन लिखते हैं ना, तो ये भी किस में आएगा? संयुक्त व्यंजन में। अब देखो इसका जो, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, संयुक्त वर्ण। कौन से वर्ण? संयुक्त। अब देखो इसका जो, इसकी जो रचना हुई है किस किस से हुई है? क और स से। किससे? क और स। अब इसमें स क्या है? स क्या है? हलंत। फिर देखो
अब देखो ये किससे, तय और रे से, तय और रे। फिर देखो ये क्या है, जय और ये से, और ये क्या है, से और रे से, श और रे से। अब देखो वर्ण क्रम के आधार पर, किसके आधार पर, वर्ण क्रम के आधार पर। अब देखो सबसे पहले क्या आ रहा है, ए। वर्ण क्रम के आधार पर सबसे पहले ए आ गया, इसके बाद में क्या आ गया, आ, फिर क्या आ गया, छोटी ई, फिर क्या आ गया, छोटा ऊ, फिर क्या आ गया, और फिर क्या आ गया, री। अब देखो ए, आई, ओ और आऊ। अब देखो वर्ण क्रम के आधार पर इधर ध्यान दें, सबसे पहले क्या है, ए। सबसे पहले क्या है, ए। ध्यान दे लो। फिर उसके बाद में क्या आएगा, अगर मैं ये लिखूं कि वर्ण क्रम के आधार पर, किसके आधार पर, वर्ण क्रम के आधार पर सबसे पहला वर्ण कौन सा है, पहला वर्ण कौन सा है। ऑप्शन दे रही हूं मैं, ऑप्शन ए ऊ, ऑप्शन बी ख, ऑप्शन सी न, और ऑप्शन डी पे। तो बताओ कौन सा है, वर्ण क्रम के आधार पर सबसे पहला वर्ण कौन सा आएगा, ख न पे ऊ। बताओ कौन सा है, ऊ है। समझ में आया किस तरह से क्वेश्चन आएंगे। अब देखो इसके ऊपर मैंने ये लिख दिया, छ लिख दिया, क्या लिख दिया, छ लिख दिया। अब बताओ वर्ण क्रम के आधार पर सबसे पहला वर्ण कौन सा है, कौन सा है, छ है। कैसे आया, क्योंकि इसकी देखो कई बच्चे क्या करेंगे, ख कर देंगे, क्योंकि वो ऐसे देखेंगे कि छ तो कहाँ जा रहा है, बाद में, छ तो बाद में जा रहा है। लेकिन आप ये देखेंगे कि छ की रचना किस प्रकार से हुई है। तो छ की रचना किससे हुई है, क और स से। किससे हुई है, क और स से सॉरी। तो देखो ये क है, तो क पहले आएगा या ख पहले आएगा, क पहले आएगा, इसलिए इसकी रचना पहले मानी जाएगी, किसकी, छ की। तो भैया संयुक्त वर्ण कितने हैं, चार। संयुक्त वर्ण कितने हैं, चार हैं। और संयुक्त वर्ण में जो छ है उसकी रचना कैसे हुई है, आधे कैसे और पूरे स से। ये स कैसा है, मूर्धन्य से। कौन सा स है, मूर्धन्य। फिर देखो त्र, तय और र, जय, जय और ये, श्रय, स और र। इस प्रकार से इनकी क्या हुई है, रचना हुई है। ये दोनों वर्ण मिल गए तो क्या बन गया, श्रय। ये दोनों वर्ण मिल गए तो क्या बन गया, जय। ये दोनों वर्ण मिले तो त्रय, और ये दोनों वर्ण मिले तो किसकी रचना हो गई, छ की। तो संयुक्त वर्ण कितने हैं, चार हैं। संयुक्त वर्ण कितने हैं, चार। अंतस्थ वर्ण भी कितने हैं, चार हैं। ऊष्म वर्ण कितने हैं, ऊष्म वर्ण कौन कौन से हैं, शाबाश। और अंतस्थ वर्ण ये रैलव है। अंतस्थ वर्ण कौन से हैं, ये रैलव है। पहला ये वाला स है वो कौन सा है, ये वाला स कौन सा है, बताओ। नहीं ऊष्म तो है लेकिन इसका नाम क्या है, तालव्य। ये वाला स कौन सा है, मूर्धा। और ये वाला स कौन सा है, दंत। कौन सा है, दंत। इन तीनों स की याद रखना। ये वाला स कौन सा है, ये वाला स मूर्धा, और ये वाला स दंत स है। अब देखो उच्चारण स्थान के आधार पर, किसके आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों को कितने भागों में बांट दिया, ध्यान दे लेना इसमें। देखो लिखो उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर
उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों को 5 भागों में बांटा गया है। उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों को 5 भागों में बांटा गया है। उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों को 5 भागों में बांटा गया है। कंठ, नहीं कहीं से है ना, ऐसी मतलब डस्ट आ रही है कहीं ना कहीं से। अच्छा, मैं बस शांत रहो, कोशिश करो पढ़ने की। कंठ, कंठ के बाद में क्या आएगा? तालु, उसके बाद में मूर्धा, और उसके बाद दंत, उसके बाद में ओष्ठ। तो उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों को 5 भागों में बांटा गया है। उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों को कितने भागों में बांट दिया? 5 में। देखो इसको अगर आपको याद नहीं हो तो इस प्रकार से, ठीक है, ये क्या है भैया? कंठ है। कंठ के बाद में क्या है? तालु, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर क्या है? मूर्धा है। और इसके बाद में क्या है? दंत, और फिर क्या है? ओष्ठ। फिर क्या है? ओष्ठ। तो आप अपने पर ही याद कर लेना। सबसे पहले कंठ, कंठ के बाद में तालु, और तालु के बाद में मूर्धा, और मूर्धा के बाद में, और दंत के बाद में ओष्ठ। देखो सबसे पहले क्या आ रहा है? कंठ आ रहा है। कंठ के बाद में तालु, और तालु के बाद में मूर्धा, और मूर्धा के बाद में दंत, और दंत के बाद में ओष्ठ। ठीक है, कितने भागों में बांट दिया? 5 भागों में। कितने भागों में? 5 भागों में बांटा है। किसके आधार पर? उच्चारण स्थान के आधार पर। अब इनको लिख लो। ए आ ई मूर्धा क्या है भैया? री क्या है? मूर्धा। और यहाँ पर लिख दो ऊ ऊ। लिख रहे हैं। शायद 1 मिनट देख। नहीं नहीं, अब देखो आगे आ जाओ। देखो यहाँ पर आप कैसे याद करेंगे? ए आ लिख देंगे, फिर क्या लिख देंगे? ई, फिर क्या लिख देंगे? अरे इधर याद कर लो, ये वर्ण याद नहीं होंगे। सबसे पहले देखो आपको वर्णमाला आनी चाहिए। ठीक, आपने ये क्रम लिख दिया। क्रम लिखने के बाद में आपने क्या किया? ए आ के बाद में क्या है? ई। उसके बाद में जस्ट नीचे आ जाओ, क्या लिख दोगे? और री कहाँ लिख दोगे? ऊपर। अब देखो यहां पर कौन सा वर्ग आ जाएगा? तय वर्ग। कौन सा? तय वर्ग। कौन सा वर्ग आएगा? यहां पर कौन सा? क वर्ग। यहां पर कौन सा वर्ग? ख वर्ग। और यहां पर कौन सा वर्ग? यहाँ कौन सा? सही है। च, अरे च वर्ग।
कौन सा वर्ग, च। और यहाँ पर कौन सा है, ट वर्ग, यानी कि त वर्ग। ठीक है, यहाँ पर कौन सा है, प वर्ग। आपको ऐसे कैसे लिखना है, क्रम से वर्ग। ये क वर्ग का मतलब जानते हो, क वर्ग का मतलब पूरे के पूरे, क ख ग ग न, फिर च छ ज ज न, ट ठ ड ड न, और त थ द द न, फिर क्या आ जाएगा, प फ ब ब म। ठीक है, वर्ग का मतलब समझ गए ना। पीछे वर्ग का मतलब है इस वर्ग के सारे वर्ण, फिर इस वर्ग के पूरे वर्ण, इस वर्ग के पूरे वर्ण। अब देखो यहाँ पर लिख दो य, फिर यहाँ लिख दो र, फिर यहाँ लिख दो, और यहाँ लिख दो ये र, फिर देखो यहाँ पर लिख दो स, फिर यहाँ पर क्या लिख दो स, और यहाँ पर क्या लिख दो स। स और विसर्ग किस में आ जाएगा, कंठ में। विसर्ग और है। अब देखो इसको समझ लो आप। देखो कंठ क्या है भैया, कंठ। ये क्या है, इनका क्रम याद कर लो। पहले कंठ, फिर क्या है तालु, फिर क्या है मूर्धा, और फिर क्या है, और फिर क्या है ओष्ठ। वर्णमाला के आधार पर चलो। किसके आधार पर, वर्णमाला के आधार पर। तो वर्णमाला के आधार पर अगर हम चलेंगे तो सबसे पहले क्या आ रहा है, ए और आ। फिर उसके जस्ट नीचे क्या लिख दो, ई और ई। फिर दो को छोड़ देना है, फिर क्या लिख देना है, ऊ और ऊ। फिर यहाँ पर क्या लिख दोगे, और यहाँ क्या लिख दोगे। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले कौन सा वर्ग, क के बाद में कौन सा वर्ग आएगा, फिर कौन सा, और फिर प वर्ग। इसको क्रम से लिख देंगे ऐसे कैसे, कुछ भी छोड़ना नहीं है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखोगे, और है। फिर यहाँ पर देखो ये र और ल, ठीक है, ये र ल। फिर यहाँ देखो स और छ। यहाँ पर आपने इस तरह से क्रम से लिख दिया। अगर आपको आता नहीं है तो ये क्रम लिख लेना, फिर उसके बाद में ये लिख लेना, फिर अपने आप ही आप छांट लेंगे। जैसे मैंने कहा कंठ ध्वनि कौन कौन सी है, कौन सी ध्वनि, ठीक है, कंठ ध्वनि। तो एक मिनट सुनो, मैंने दे दिया ऑप्शन ए च, ऑप्शन बी र, ऑप्शन सी उ, और ऑप्शन डी ग। तो बताओ इसमें से कौन सा है, क्या है, ग क्यों आया, क्योंकि इस वर्ग में आ रहा है। कौन से वर्ग में आ रहा है, क वर्ग में आ रहा, क वर्ग में आ रहा है। तो क वर्ग का ये कौन सा वर्ण है, तीसरा। शाबाश, कौन सा वर्ण है, तीसरा। तो इस प्रकार से सारे के सारे क्या आ जाएंगे, प्रत्येक में। जैसे च वर्ग का दूसरा ही पूछ लिया तो क्या आ जाएगा, छ। अगर मैं ये पूछूं कि छ वर्ण का उच्चारण स्थान है तो क्या है भैया, तालु। ठीक है, अब देखो इनको भी आगे बांट दिया। कुछ वर्ण ऐसे भी हैं, कुछ वर्ण ऐसे भी हैं जिनका दो दो जगह से क्या होता है, उच्चारण होता है। तो देखो उनको क्या बोलते हैं, वो कौन कौन से वर्ण हैं जिनका दो स्थानों से क्या होता है, उच्चारण। तो देखो सबसे पहले क्या है, कंठ, और फिर क्या है, तालु। तो छठा कर दो, कंठ तालु, कंठ और तालु। फिर देखो इन दोनों को हमने क्या किया, मिला दिया। कुछ वर्ण ऐसे हैं जो इन दोनों से, जिसका उच्चारण कंठ से भी होता है और जिसका उच्चारण तालु से भी। फिर देखो आगे, ये मूलतः तो इतने ही हैं,
फिर इनका वर्गीकरण आगे कर दिया, क्योंकि दो दो जगह से क्या हो रहा है, उच्चारण हो रहा है। अब देखो दंत और ओष्ठ, कुछ ऐसे हैं जिनका उच्चारण दंत और ओष्ठ दोनों से होता है, तो क्या बोलते हैं, दंत और ओष्ठ को या तो अलग अलग लिख दो, दंतोष्ठ लिख दो, या फिर मिला दो, दंतोष्ठ, दंतोष्ठ। ठीक है, क्या है, दंतोष्ठ। फिर देखो कंठोस्थ, इनको मिला देंगे, किस किस को, कंठ और ओष्ठ को, यानी कि पहले को और लास्ट को। कंठोस्थ मिलाना आ रहा है, पहले पहले को और दूसरे को मिला देंगे, किसको मिला देंगे, पहले और दूसरे को, फिर किसको मिला देंगे, लास्ट को मिला देंगे, दंत और ओष्ठ। फिर क्या करेंगे, पहले को और लास्ट को मिला देंगे, तो वो क्या बन जाएगा, कंठोस्थ। यानी ऐसे वर्ण जिसका कंठ और ओष्ठ दोनों से क्या होता है, उच्चारण होता है, दोनों से क्या होता है, उच्चारण। और फिर भैया ऐसे वर्ण भी हैं जिनका उच्चारण नाक से होता है, यानी ध्वनि कहाँ से निकलती है, नाक से ध्वनि निकलते हैं, उनको बोलते हैं नासिक्य वर्ण। कौन से वर्ण, नासिक्य। तो लिख लो कौन सा वर्ण हो जाएगा, नासिक्य वर्ण। नासिक्य वर्ण। अब देखो आप इनको याद करो, सबसे पहले क्या है, कंठ है, सबसे पहले क्या है, कंठ, फिर उसके बाद में क्या आ गया, तालु, उसके बाद में क्या आ रहा है, और उसके बाद में, अब देखो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, ए और आ, क्या लिख देंगे, ए आ। फिर उसके जस्ट नीचे क्या लिखेंगे, ई, फिर कितने छोड़ देंगे, दो, फिर क्या लिख देंगे नीचे, ऊ और ऊ। ठीक है, अब हमने जो छोड़ा था तीसरे नंबर पर, उस पर क्या लिख देंगे, री, शाबाश, क्या लिखेंगे, री। ठीक, उसके बाद में अपन वर्ग के हिसाब से चलेंगे। सबसे पहला वर्ग कौन सा, कै, लिख दो ऊपर, फिर कौन सा, च वर्ग, फिर कौन सा, ट वर्ग, और फिर कौन सा, पै वर्ग। ठीक है, तय वर्ग, और फिर क्या है, पै वर्ग। इस प्रकार से ये वर्गीय ध्वनियां हो गई। उसके बाद में ऊपर का छोड़ देंगे, क्या लिखेंगे, ये के बाद में, और फिर क्या, फिर देखो से और से। ठीक, ऊपर क्या लिख देंगे, विसर्ग और क्या लिखेंगे, है, विसर्ग और है लिख देंगे, कहाँ, ऊपर। उसके बाद में आगे जो हमने विभाजन किया है वो सबसे पहले किसको मिलाएंगे, कंठ और तालु को, किसको मिला देंगे, फिर उसके बाद में किसको मिलाएंगे, कंठ और ओष्ठ को, फिर किसको मिला देंगे, ऊपर क्या है, कंठ और ओष्ठ। ठीक है, कंठोष्ठ मिल जाएगा। और इसमें देखो सबसे पहले इन दोनों को मिला देंगे, ये देखो ये मिल गए। ठीक, इसके बाद में किसको मिला देंगे, दूसरे नंबर पे दंतोष्ठ, किसको मिला देंगे, दंतोष्ठ। और उसके बाद में किसको मिलाएंगे, तीसरे नंबर पर पहले को और पांचवे को। देखो पहले नंबर पर किसको मिलाएंगे, पहले और दूसरे को, फिर किसको मिलाएंगे, चौथे और पांचवे को, फिर किसको मिलाएंगे, पहले और पांचवे को। इस तरह से याद हो जाएगा। ठीक है, पहले किसको मिला रहे हैं, कंठोष्ठ, फिर किसको मिलाएंगे, दंतोष्ठ, फिर किसको मिला देंगे, कंठ और ओष्ठ। ठीक है, अब इनका जो उच्चारण स्थान है वो देखो लिख लो, कौन कौन से वर्ण हैं। देखो ए और आई, ए और आई, इनका उच्चारण स्थान क्या है भैया, कंठ और तालु। क्या है, कंठ और तालु। फिर देखो व और फै, व और फै, इनके नुक्ता लगेगा दोनों के ही। नुक्ता, नुक्ता का मतलब होता है ये फारसी का वर्ण हो जाएगा। किसका वर्ण हो जाएगा, फारसी का। नुक्ता लगेगा दोनों के। फिर देखो ओ और आउ,
ओ और औ। और नासिक के वर्ण में क्या हो जाएंगे? पंचमाक्षर। पंचमाक्षर का यानी प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण। पंचमाक्षर प्रत्येक वर्ग का कौन सा अक्षर है? पांचवा। स्टार लगा लो। प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण। प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण कौन कौन से होंगे ये पंचमाक्षर? बताओ। और कौन सा होगा? ये क्या हो गए? पंचमाक्षर। इनका क्रम भंग हो सकता है, आगे पीछे हो सकते हैं। ये क्या है? पंचमाक्षर है। कौन से अक्षर हैं? पंचमाक्षर। यानी प्रत्येक, अब देखो इसमें अपन ने क वर्ग लिखा है ना, इस क वर्ग में जो पांचवा वर्ण है वो किस में नहीं जाएगा? कंठ में। वो किस में आएगा? नासिक्य में। किस में आएगा? तो अभी तो बोला है कि क्रम भंग हो सकता है, पांचवा वर्ण हो सकता है। ठीक। च वर्ग का पंचम वर्ण कौन सा है? ये इसमें नहीं आएगा। ठीक है। पांचवा जो वर्ण है वो किस में चला जाएगा? नासिक्य में। किस में जाएगा? नासिक्य में। उतारो और देख भी लो किस प्रकार से इनका उच्चारण हो रहा है। उतार लिया? याद भी हो गया होगा, है ना? अच्छा, अर्ध स्वर लिखवा दिया क्या आपको? ये और वह क्या है भैया? अर्ध स्वर है। अर्ध स्वर है। ये और वह क्या है? अर्ध स्वर। भैया सुन ले, ये कह रहे हैं कि परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न कैसे पूछा जाएगा? इसको मिटा दूं? इधर देखो, क्वेश्चन आ गया, निम्न में से अर्ध स्वर है। निम्न में से अर्ध स्वर है। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी ट, ऑप्शन सी ये और ऑप्शन डी द। तो कौन सा आएगा? ये। ठीक है। परीक्षा में किस ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? ये। ठीक है। अब देखो इसमें से क्वेश्चन कैसे आएंगे। देखो, दंत्य वर्ण कौन सा है? दंत्य वर्ण कौन सा है? तो इस प्रकार से भी आ सकता है, कौन सा है। तो इसमें ऑप्शन आ गया उ, ऑप्शन बी ए, ऑप्शन सी व, ऑप्शन डी तय। तो कौन सा है? तय। कौन सा आ जाएगा? तय। इस प्रकार से भी पूछ सकते हैं। देखो देखो दोबारा से देखिए, मूर्धा निम्नलिखित में से मूर्धा वर्ण कौन सा है?
निम्नलिखित में से मूर्धा वर्ण कौन सा है? ऑप्शन ए त, ऑप्शन बी थ, ऑप्शन सी छ, ऑप्शन डी री। तो कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन डी। अगर क्वेश्चन इस प्रकार से आता है, यहाँ पर मैंने लिख दिया से, क्या लिख दिया? से, और फिर मैंने दे दिया कूट, दे दिया कूट में मैंने लिख दिया ए बी, ठीक है, फिर मैंने लिख दिया ए डी, फिर मैंने लिख दिया बी सी, और फिर मैंने लिख दिया तो बताओ क्या हो जाएगा? बताओ ए डी, यानी ये भी है और ये भी है। तो इस प्रकार से भी आप क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन को घुमाकर इस प्रकार से भी दे सकते हैं। तो अब देखो, उच्चारण स्थान के आधार पर ज़्यादा से ज़्यादा जो वर्ण पूछे जाते हैं ना, वो कौन से पूछे जाते हैं भैया? मूर्धा पूछा जाता है। फिर देखो ये भी पूछते हैं। अच्छा ये बताओ, कल मैंने बताया था ए और आई, ए और आई, इनकी रचना कैसे हुई है? किससे मिलकर बनी है? बताओ। ई और कंठोस्थ कौन से वर्ण हैं? कौन से वर्ण हैं? ओ और औ, ओ और औ। दंतोष्ठ कौन से हैं? व और फ। कंठ तालु कौन से हैं? ए और आई। इनको दोबारा से समझाऊं या समझ गए? अगर याद नहीं हो तो आप अपने हिसाब से कर लेना। सबसे पहले देखो क्या आएगा? कंठ, फिर क्या? तालु, फिर मुर्दा, और फिर दंत, और फिर ओष्ठ। इनको लिख लिया। फिर सबसे पहले आप पहले पहले को मिला देना, फिर लास्ट वालों को मिला देना, और पहले और लास्ट वाले को मिला देना, और यहाँ पर लिख देना। सबसे पहले ए लिखोगे, ए आ, फिर क्या लिखोगे? ई, फिर कितने छोड़ दोगे? 2। फिर क्या लिख दोगे? तय वर्ग। फिर यहाँ पर देखो क्या लिख देंगे? ऊ। अब देखो यहाँ पर कौन सा वर्ग? फिर और क्रम से लिख दिया अपन ने, कोई छोड़ा नहीं है। फिर देखो ऊपर को छोड़ देंगे, यहाँ पर विसर्ग लिख देंगे, क्या लिख देंगे? है। और यहाँ पर ये रे ल, फिर क्या लिख देंगे? से। और यहाँ पर कौन सा वर्ग है? प वर्ग। कौन सा वर्ग है? प। फिर देखो यहाँ पर क्या लिख देंगे? ए आई, फिर क्या लिख देंगे? और बीच में क्या लिख देंगे? व और फ। इसके बाद में कौन से वर्ण आ गए? नासिक्य वर्ण। कौन सा वर्ण है? नासिक्य। प्रत्येक वर्ग का कौन सा वर्ण? 5वां वर्ण, यानी पंचमा अक्षर किस में आएंगे? नासिक्य में आएंगे। किस में आएंगे? नासिक्य में। मिटा दें? नासिक्य में आएगा। अब लिखो विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। हाँ जी, देखो पहले आप थोड़ा सा समझो। अगर पूरे के पूरे वर्ण आ रहे हैं, स्वर की मात्रा है, पूरे के पूरे वर्ण हैं और किसकी मात्रा है? स्वर की, तो कौन सी संधि होगी? स्वर संधि। कौन सी संधि होगी? स्वर। पूरे के पूरे वर्ण हैं, स्वर की मात्रा है, तो किसकी कौन सी संधि होगी? स्वर संधि। जैसे मैंने लिखा गवीस, क्या लिख दिया? गवीस। अब यहाँ पर देखो किसकी मात्रा है?
बड़ी ई की। और पूरा का पूरा वर्ण है, आधा नहीं है, पूरा का पूरा वर्ण है, तो कौन सी संधि है भैया? स्वर संधि। कौन सी संधि है? अगर ध्यान दें, ये व और र, ये व र, जैसे मैंने लिखा अब यहां पर क्या आ गया? ये आ गया। ये व र से पहले आधा वर्ण आ जाए तो भी कौन सी संधि होगी? स्वर संधि। ठीक है, कौन सी संधि होगी? स्वर संधि। अधिकतर जो उपसर्ग हैं वो कौन सी संधि में आएंगे? यण संधि में। कौन सी संधि में? देखो मैंने लिखा अत्यधिक, तो देखो क्या हो जाएगा? अति प्लस अधिक। क्या आ गया? अति प्लस अधिक। अब देखो ये जो अधिक शब्द है इसमें कौन सा उपसर्ग है? कौन सा उपसर्ग है? अति उपसर्ग है। तो अत्यधिक में दिख कौन सा रहा है? ए। जबकि उपसर्ग कौन सा है? ठीक है, गति प्लस अवरोध। इसमें उपसर्ग नहीं है, शब्द है। क्या है? शब्द। गति प्लस अवरोध। अब देखो यहां पर क्या आ गया भैया? आधा क्या है? ये व र से पहले आधा वर्ण आ जाए तो कौन सी संधि होगी? यण संधि। कौन सी संधि होगी? यण। अगर स्वर नहीं है और फिर कौन से वर्ण आ रहे हैं? आधे, इसका मतलब कौन सी संधि होगी? व्यंजन। कौन सी संधि होगी? व्यंजन। जैसे मच्छरचंद, क्या है? मच्छरचंद। ठीक, तो च, छ, ट, छ, इनके पहले अगर आधा वर्ण आता है तो क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि हो जाएगी। अब हमारी कौन सी संधि चल रही है? विसर्ग संधि। विसर्ग जानते हो? विसर्ग देखो आज तक सबने कितनी बिंदी लगाई है? इसका नाम क्या है? इस बिंदी का नाम क्या है? शाबाश, क्या नाम है? अनुस्वार है ये। फिर देखो ये क्या है? चंद्र बिंदु तो इसको कहते हैं। अगर साहित्यिक भाषा में इसको व्याकरण की दृष्टि से क्या बोलेंगे? चंद्र बिंदु तो मैं मान गई कि चंद्र बिंदु इसका नाम है। शाबाश, क्या है? अनुनासिक। बोल लिखवाया भी था कल आपको, अनुनासिक। और ये क्या है? अर्ध चंद्र। इसको क्या बोलते हैं? आगत। क्या बोलते हैं? आगत। अब देखो इनके अलावा ये मैंने लिखा अंग और ये मैंने लिखा ये दोनों ही वर्ण कैसे हैं? अयोग वह। कौन से वर्ण हैं? ये भी बहुत पूछते हैं भैया, निम्नलिखित में से अयोग वह वर्ण कौन से हैं? कौन से वर्ण हैं? अंग और अयोग वह वर्ण कौन से हैं? अंग और अब देखो ये है विसर्ग। ये सही है क्या? या ये सही है? देखो विसर्ग हमेशा, ठीक है, इस प्रकार से इसको क्या बोलेंगे? विसर्ग। जैसे मैंने लिखा प्रात, ये लिख दिया। अब ये क्या है? प्रात है। क्या है? प्रात। मैंने क्या बोला कि ये लिखा है तो ये क्या है? प्रात है। अगर मैंने इसकी क्या लगा दिया? विसर्ग, तो ये क्या बन जाएगा? प्रात है। क्या बन जाएगा? विसर्ग हमेशा किसकी ध्वनि देता है की। विसर्ग हमेशा है की ध्वनि देता है। तो ये प्रात नहीं बन के क्या बन गया? प्रात है। क्या बन गया? प्रात। ये विसर्ग है ना, संस्कृत से आया है। कहाँ से आया है? देखो अब देखो ये जो है संस्कृत, क्या है? संस्कृत। संस्कृत क्या है? ये
संस्कृत है, संस्कृत नहीं है, संस्कृत इसका शुद्ध उच्चारण है। अब ये देखो जो संस्कृत शब्द है इससे ही क्या बनी है भैया? हिंदी। तो ये माँ कौन है और बेटी कौन है? हिंदी। तो कुछ संस्कार किसके ग्रहण कर लिए? संस्कृत के। किसने? हिंदी ने। कुछ संस्कार संस्कृत के ग्रहण कर लिए, किसने? हिंदी ने। तो ध्यान रखना, अगर आप तत्सम और तद्भव या विलोम शब्द देखेंगे तो अगर वो शब्द किसका है? संस्कृत का है। अगर संस्कृत का शब्द है तो उसका विलोम या फिर उसका तत्सम तद्भव भी किसका होगा? संस्कृत का। और अगर वो हिंदी का शब्द है तो तत्सम तद्भव भी किसके होंगे? हिंदी के ही होंगे। किसके होंगे? हिंदी के। अब ध्यान दें इधर, अगर मैंने लिखा संस्कृत का कोई शब्द बताओ, संस्कृत का कोई शब्द बताओ, कुछ भी बता दो जो हिंदी में आ गए, जो किस में आ गए हैं? हिंदी में आ गए, वो बताओ। जैसे प्रातः है, ये किसका है? ठीक है, ये प्रातः का किसका है? संस्कृत है। तो अब इसका जो, अब देखो रात्रि, ठीक है, और हिंदी में क्या हो गया? रात। ठीक। अब देखो यहाँ पर रात्रि का अगर मैं ये कहूँ कि विलोम शब्द बताओ तो रात्रि का विलोम शब्द क्या होगा? दिवस। अब यहाँ पर रात का क्या हो जाएगा? ये समझाना चाह रही हूँ मैं। अगर संस्कृत का विलोम शब्द है तो संस्कृत में ही बदलेगा। अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए, ध्यान दें इधर, रात्रि का विलोम शब्द है, रात्रि का क्या है? विलोम शब्द। तो यहाँ पर ऑप्शन ए दिन, ऑप्शन बी दिवस, ऑप्शन सी प्रातः, ऑप्शन डी। ठीक है। अब देखो रात्रि है, विलोम शब्द क्या हो रहा है? दिन भी है, रात्रि यानी रात, दिन भी हो रहा है। अब यहाँ पर देखो ये प्रातः भी कहीं ये सोच ले कि रात और प्रातः यानी सुबह। ठीक है, ठीक है, संध्या हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो रात्रि का विलोम शब्द क्या है? यही उचित होगा, यही क्या होगा? उचित होगा। तो विसर्ग कैसे लिखेंगे भैया? इस प्रकार से, जिन वर्णों के अंत में, जिन वर्णों के अंत में क्या लगता है? विसर्ग। विसर्ग लगता है वहाँ पर ही क्या होगी? विसर्ग संधि। कौन सी संधि? विसर्ग संधि। स्वर भी हो सकते हैं और व्यंजन भी हो सकता है, स्वर भी या व्यंजन भी। कोई भी स्वर या व्यंजन के साथ में क्या लग जाए? विसर्ग लग जाए तो कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि हो जाएगी। परिभाषा लिखो, विसर्ग संधि की परिभाषा लिखो, जिन वर्णों के साथ, जिन वर्णों के साथ, विसर्ग आप लिख लेना अपने हिसाब से, जिन वर्णों के साथ विसर्ग लगता है, जिन वर्णों के साथ में क्या लगता है? विसर्ग। आप ऐसे लिख लेना विसर्ग और कोष्टक में लिख देना फिर इस प्रकार से, जिन वर्णों के साथ विसर्ग लगता है वहाँ विसर्ग संधि होती है। जिन वर्णों के साथ विसर्ग लगता है वहाँ विसर्ग संधि होती है। जिन वर्णों के साथ विसर्ग लगता है वहाँ विसर्ग संधि होती है। वर्ण स्वर या व्यंजन दोनों हो सकते हैं। वर्ण स्वर या व्यंजन दोनों हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। वर्ण स्वर या व्यंजन दोनों हो सकते हैं।
आप ये देखेंगे कि अगर हम संधि करते हैं तो उसमें क्या लगना चाहिए, विसर्ग। अगर विसर्ग लग रहा है तो कौन सी संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि। अगर विसर्ग नहीं लग रहा है, टूटे हुए शब्द आ रहे हैं, आधे आधे शब्द आ रहे हैं, तो व्यंजन संधि। और अगर टूटे हुए शब्द नहीं आ रहे, स्वर की मात्रा आ रही है, तो कौन सी संधि, स्वर संधि। अब ध्यान दें, य, र और व, उनसे आगे पहले हलंत वर्ण आ रहा है तो यण स्वर संधि होगी। ठीक है, तो इसके नियम लिखिए। नियम नंबर 1, कौन सी संधि के, विसर्ग संधि का नियम लिखो। ए प्लस घोष, घोष वर्ण। कौन सा वर्ण भैया, घोष वर्ण। अब घोष वर्ण कौन कौन से होते हैं बताओ। घोष वर्ण, फिर अगर कोई सा भी घोष वर्ण हो तो किस में बदलेगा, ये ओ में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, ओ में, ओ में बदल जाएगा। क्या होना चाहिए, अह आ गया। अब इसको ए नहीं बोलेंगे, क्या है ये, अह। क्या है ये, अह। क्यों, क्योंकि विसर्ग हमेशा किसका ध्वनि देगा, है की ध्वनि देता है, अह। और कोई सा भी घोष वर्ण, तो घोष वर्ण अपन ने लिखे थे घोष और अघोष। तो घोष वर्ण कौन सा है भैया, 345 और सभी स्वर लिख लो यहाँ पर, सभी स्वर। और क्या है, ये, र, ल, व। और क्या आ जाएगा, है आ जाएगा। क्या आ जाएगा, है। ये सब क्या है, घोष वर्ण। इनको इसके जस्ट नीचे ही लिख दो। हाँ, 345 का मतलब, तू रहता कहाँ है, कल नहीं आया था। 345 का मतलब समझ लो, प्रत्येक वर्ग का, कौन सा वर्ग, तीसरा, चौथा और पांचवा। प्रत्येक वर्ग का कौन सा, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। 345 प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चतुर्थ, पंचम वर्ण। कौन सा वर्ण, पंचम वर्ण। पंचम वर्ण। देखो, अह आ जाए और उसके बाद में क्या हो, घोष वर्ण। कौन सा वर्ण हो, घोष। तो ये किस में बदलेंगे, ओ में। किस में बदल जाएगा, ओ में। घोष वर्ण कौन कौन से, 345 और सभी स्वर क्या हैं, घोष है। और कौन कौन से हैं भैया, ये, र, ल, व। और क्या है, फिर देखो 3, 4, 5 यानी प्रत्येक वर्ग का कौन सा वर्ण, तीसरा और चतुर्थ और पंचम वर्ण। 3, 4, 5 का मतलब समझ गए, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। अब देखो, इसको मिटा दे, इसको लिखूं या आप समझ रहे हो, समझ रहे हो, या इसकी परिभाषा लिखवाऊं, है नहीं, मैं इसकी परिभाषा लिखवाऊं क्या। देखो, मैंने लिखा मन, विसर्ग आया प्लस हर, मन प्लस हर। इधर लिख लो आप 345 और क्या आएगा भैया, सभी क्या है, स्वर। और क्या है, और क्या है, ये क्या है, घोष वर्ण। अब देखो इधर, यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर क्या आ गया, है क्या है, घोष।
तो अब देखो क्या हो जाएगा, ये विसर्ग है ना, वो किस में बदल जाएगा, ओ में। कौन बदलेगा, विसर्ग बदलेगा। तो शब्द क्या हो जाएगा, ये विसर्ग किस में बदलेगा, ओ में। तो क्या हो जाएगा, मनोहर। अब यहां पर गुण संधि भी तो हो सकती है, ए ओ अर, ए ओ अर। यहां पर क्यों नहीं हो रही, क्योंकि न के बाद में क्या लग गया, विसर्ग लग गया। सही है। खुरापाती जीव जिसको बोलते हैं ना। एक बार देखो, मैंने प्लस हर बराबर मनोहर। अब यहां पर देखो, यहां कौन सा वर्ण आ गया, लिख लो इसके नीचे, घोष वर्ण। क्या है, घोष वर्ण। अब ये क्या है, घोष वर्ण है, तो विसर्ग किस, ओनली कौन बदलेगा भैया, विसर्ग किस में बदलेगा, ओ में। तो क्या बन गया, मनोहर। ठीक है, अगला उदाहरण लिखो, मनय प्लस विज्ञान, लिख लो, मनय प्लस चिकित्सक, मनय प्लस चिकित्सक। मनय प्लस जय लिख लो, जय, मनय प्लस जय लिख लो, क्या हो जाएगा, मनोज। सरय प्लस जय भी लिख लो, सरय प्लस जय। मनय प्लस विकार, क्या, मनय प्लस विकार, मनय प्लस विकार। कर तो लेंगे आप इसकी संधि, मनय प्लस रंजन, मनय प्लस रंजन, मनय प्लस रंजन, क्या हो जाएगा, मनोरंजन। फिर देखो, यशय प्लस दा, इसका पूछते हैं अक्सर, यशय प्लस दा, यशय प्लस दा, क्या हो जाएगा, यशोदा। पय प्लस द, भैया ये वो भी है, द का मतलब देने वाला, द का मतलब है देने वाला। पयोद, पयोद किसको कहते हैं, क्या देता है, पय यानी पानी। पय का मतलब क्या होता है, जल, और द का मतलब देने वाला। द का मतलब, ये पय का मतलब है जल, और द का मतलब है देने वाला। तो पयोद, पयोद का मतलब क्या होता है, बादल। पयोद का मतलब क्या होता है, बादल। पयोद यानी, ये एक आपको उसमें पर्यायवाची में याद रखना, पयोद का मतलब बादल होता है। ये मार कर दो, इसमें है ही नहीं स्याही। पयोद यानी है अधोगामी, अधय प्लस गामी, क्या हो जाएगा, हाँ तीसरा वर्ण है, हो जाएगी, हो जाएगी।
यही है अधोलिखित। यस प्लस दा बराबर क्या होगा? यशोदा। देखो यश का मतलब कीर्ति, यश का मतलब क्या होता है? कीर्ति यानी प्रसिद्धि। दा का मतलब देने वाली, जो प्रसिद्धि देने वाली है वो कौन है? मन प्लस जय, मन यानी मन में, और जय का मतलब उत्पन्न होने वाला, उसको क्या बोलते हैं? मनोज। मनोज किसका पर्यायवाची है भैया? नहीं नहीं, कामदेव का। किसका पर्यायवाची है? कामदेव। जानते हो कौन होता है? जो रति का पति है। किसका पति है? रति का पति। रति का जो पति है उसको क्या कहते हैं? कामदेव। और देखो भगवान शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया था। क्या कर दिया था? भस्म। क्यों कर दिया था? क्योंकि कामदेव जो है वो काम का देवता है। किसका देवता है? काम का देवता। अब यहाँ पर काम का मतलब ये नहीं है कि कार्य, ठीक है। यहाँ ये जो काम है, कामदेव क्या है भैया? काम का देवता है, तो वो रति के पति हैं। किसके पति हैं? रति। रति इसकी पत्नी का नाम है। और काम देवता क्या करता है? हमारे मन में कलुषित भावनाएं जागृत कर देता है, उसको क्या कहते हैं? वो काम का देवता। तो भगवान शंकर तपस्या कर रहे थे तो उसके मन में रति भाव पैदा कर दिया। किसने? कामदेव ने, कि इसकी तपस्या भंग हो जाए और ये पार्वती के पास या शक्ति के पास चला जाए। वो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे थे तो भगवान शंकर ने तीसरा नेत्र खोला और अपने क्रोध से किसको भस्म कर दिया? कामदेव को। तो देखो मन प्लस जय किसका पर्यायवाची है? कामदेव का। सरय प्लस जय, सरय का मतलब होता है तालाब। सरय का मतलब क्या होता है? ये भी पर्यायवाची है। किसका? तालाब का। और जय का मतलब पैदा होने वाला, जो तालाब में पैदा होता है या सरोवर में पैदा होता है, उसको क्या कहते हैं? कमल। पर्यायवाची है किसका? कमल का। मन प्लस विकार क्या हो जाएगा? मन में जो विकार पैदा हो रहे हैं, मनोविकार। और क्या हो जाएगा? मनोरंजन। मन प्लस रंजन। रंजन का मतलब क्या होता है? मन में जो प्रफुल्लित भावनाएं पैदा करते हैं उसको क्या कहते हैं? मनोरंजन। जैसे कई व्यक्ति तो अपना खुद ही मनोरंजन कर लेते हैं, बाथरूम में जाते हैं और जोर जोर से शीशे के सामने हंसते हैं, जोर जोर से हंसते हैं। वो क्या हो गया? उसका मनोरंजन। मन प्लस, और लिखोगे क्या? तपय प्लस वन, तपय प्लस वन क्या हो जाएगा? तपोवन। तपय प्लस वन बराबर क्या हो जाएगा? तपोवन। दूसरा नियम लिख लो। अच्छा, सरय प्लस वर का क्या होगा? सरय प्लस वर। अब बताओ सरोवर किसका पर्यायवाची है? तालाब का। किसका पर्यायवाची है? तालाब का। शाबाश। हाँ हाँ, क्या कह रहे हो? तो आप ये देखो कि इस शब्द को सबसे पहले मात्रा देखो कहाँ लग रही है? मनोज। मात्रा देखो। अब देखो यहाँ पर देखिए आप, मात्रा किसकी है? ओ की। तो आपको ये नियम याद होना चाहिए कि विसर्ग, तो आप ये देखो सबसे पहले मन लिख दो, ठीक है। अब देखो मन लिख रहे हो और आप जय लिख दो, मात्रा को हटा दो, ठीक। अब मन और जय, इसमें कोई संधि बन रही है क्या? मन और जय, तो मन थोड़ी ये मन है। क्या है? मन है।
तो यहाँ विसर्ग लगा दो, तोड़ दो। मनोज। और लिखो, यशोधरा का भी आता है, यश प्लस धरा। लिख लो इसको तो, यश प्लस धरा। यशोधरा, यशोधरा, यशोधरा है। नहीं, धरा का मतलब धरती और यश का मतलब यश को धारण करने वाली। यशोधरा, यशोधरा कौन थी? यशोधरा का नाम ही नहीं सुना? नहीं नहीं, आपने कभी उसका नाम सुना है? महात्मा बुद्ध का, महात्मा बुद्ध की पत्नी। सकी वो मुझसे कहकर जाते, सकी वो मुझसे कह। और यशोधरा खंड काव्य है भैया किसका? मैथिली शरण गुप्त का। जिस यशोधरा, उसमें उसने यशोधरा की पीड़ा को व्यक्त किया है कि महात्मा बुद्ध जो थे, सिद्धार्थ, उसको किस प्रकार से छोड़कर गए थे, उसकी कष्ट क्या है, उसकी पीड़ा क्या है, उसके मन की अभिव्यक्ति उसमें यशोधरा खंड काव्य में प्रस्तुत किया है। संन्यास ले लिया था उन्होंने। आगे लिखोगे, मनोरथ, मन प्लस रथ, क्या हो जाएगा? मनोरथ। इसको लिख लो, मन प्लस रथ। और लिख लो, लिखो तो, नहीं तो रहने दो। हैं? अच्छा ये बताओ, अधः प्लस गति क्या हो जाएगा? अधोगति। रजय प्लस गुण, रज का मतलब क्या होता है? रज यानी मिट्टी। रजोगुण। साइकोलॉजी में नहीं है ये, तो वैसे भी है। देखो मेरी बात सुनो, इधर देख लो, ये आ सकता है। गुण कितने प्रकार के? 3 के। कितने प्रकार? एक कौन सा है और दूसरा तमो। देखो, सतो का मतलब अति उत्तम जो गुण होते हैं उसको क्या बोलते हैं? इस व्यक्ति में ये भगवान से कम नहीं होता, साक्षात ईश्वरी होता है, इसमें एक भी कलुषित भावना नहीं होती। ठीक है, हाँ, उदात्त विचारों वाला जो व्यक्ति होता है। फिर देखो रजोगुण, मध्यम, मध्यम जो होता है ना, राज की ये गुण जिसमें होते हैं, राजा जैसे गुण जिसमें होते हैं उसको क्या बोलते हैं? और जो बिल्कुल नीच और निकृष्ट श्रेणी का है वो क्या है? दूसरा नियम लिख लो, दूसरा नियम, लिखो, विसर्ग का लोप, विसर्ग का लोप, विसर्ग का लोप है पूर्व स्वर दीर्घ। विसर्ग का लोप भैया 1 मिनट आप सुन लो, इसमें देखो ये दे रखा है निहि प्लस रोग, इसमें भी लिख रखा है नहीं।
देखो यहाँ पर है ना, इसमें व्यंजन संधि है, निर प्लस रोग है ये, इसको निही प्लस रोग करते आए हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, एनसीईआरटी अभी फर्स्ट ग्रेड की आई है आंसर की, उसमें नी प्लस रोग को सही माना है आरपीएससी ने। ये पेपर 101% ये जो क्वेश्चन है वो डिलीट होगा, क्योंकि निर प्लस रोग है ये। हाँ सुनो सुनो, ये आदेश ये उसमें संस्कृत में ही चली जाएगी, अगर हिंदी में पूछेंगे ना, हाँ ये आएगा, निर प्लस रोग होगा। इसका अगर आ जाए ना निरोग की संधि, तो आप क्या करेंगे, निर प्लस रोग ही करेंगे। नहीं नहीं नहीं, आपको मैं लिंक भेजूंगी, उसमें देख लेना, निर प्लस रोग, जबकि इसमें लिख रखा है ये कई विसर्ग में मानते हैं, विसर्ग में नहीं आएगी ये। तो देखो दूसरा वर्ग, विसर्ग का लोप पूर्व स्वर दीर्घ, विसर्ग का लोप और पूर्व स्वर दीर्घ, पूर्व स्वर दीर्घ। तो देखो रीस्व स्वर, रीस्व का मतलब है रीस्व स्वर प्लस रीस्व स्वर प्लस रे आए, रीस्व स्वर यानी छोटे स्वर, और क्या आए, रे। तो देखो नी प्लस रज, नी प्लस रज, नी प्लस रज, नी प्लस रव, नी प्लस रव। फिर देखो नी प्लस रस, देखो ये नियम क्या है, विसर्ग का तो क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, विसर्ग का क्या भैया, लोप, समाप्त हो जाएगा। और पूर्व में यानी विसर्ग से पहले जो स्वर आ रहा है वो क्या हो गया, पूर्व का स्वर क्या हो गया, दीर्घ। अब यहाँ पर नी 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 स्वर कैसा है, रीस्व है, छोटा है, तो ये स्वर जो आ रहा है वो क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, पूर्व और विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप। दूसरा जो नियम है वो ये है कि अगर विसर्ग से पहले जो छोटा स्वर है वो क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप। इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, बाद वाले वर्णों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। विसर्ग का लोप और पहला जो स्वर है वो क्या हो जाएगा, दीर्घ। अब देखो क्या बन जाएगा, नीरज, ये क्या बन जाएगा, नीरव। नीरव किसे कहते हैं, नीरज किसको कहते हैं, कमल। फिर देखो नीरव, जहां पर बिल्कुल भी आवाज नहीं आए उसको क्या कहते हैं, नीरव। फिर देखो नीरस, रस रहित, जिसमें रस नहीं हो और जिसने क्या धारण कर रखा हो, धैर्य, उसको क्या बोलते हैं, धीरज। धीरज यानी धैर्य, धैर्य।
शांत स्थान। टाइम हो गया क्या? देखो कितने पढ़े हैं अपन ने नियम? 2। पहला नियम क्या है?